सो हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वहाँ पर हमने फोटॉन्स के बारे में समझा और हमने देखा कि ड्वेल नेचर ऑफ लाइट और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर क्या। वो सारे वीडियोस उनसे रिलेटेड थे। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है बट उसका आगे का है। हम बात करने वाले हैं बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणुीय संरचना। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार एटम मतलब क्या। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मटेरियल का। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को मैं तोड़ता जाऊं तो जो सबसे छोटा हिस्सा मिलेगा इज कॉल्ड एटम। और ऐसा सबसे पहले किसने हमें बताया? डाल्टन। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, इसको हिंदी में हम परमाणुीय संरचना कहेंगे। तो तीन लोगों की मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा। पहले कौन आ रहे हैं हमारे पास? डाल्टन। सो डाल्टन थ्योरी, डाल्टन का सिद्धांत ये कहता है कि यार किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा उसका फॉर्म जो होगा वो एटम कहलाएगा। मतलब किसी भी चीज को हम तोड़ते जाएं तो सबसे छोटी चीज हमें मिलेगी, वो क्या होगी बच्चों? एटम। तो डाल्टन ने हमें ये बोला कि मतलब जो एटम है उसका सबसे छोटा जो मटेरियल है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम। तो एटम नॉट सब डिवाइडेड into smaller fragments। तो ये हमें सबसे पहले किसने बताया? डाल्टन। क्या किसी भी पार्टिकल, किसी भी चीज की हम बात करें उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। कुछ और चीजें भी बताई इन्होंने हमें बताया क्या जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसका मतलब ये हुआ उसमें किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम एटम की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में उसके पास कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये डाल्टन ने हमें बताया, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इतना हमें डाल्टन से पता चला, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं, आप पॉज करके ये देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जे थॉमसन। थॉमसन ने मॉडल दिया एटम के लिए। अब थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने ये कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। सेकंड कौन है? थॉमसन। जब हम जे थॉमसन या थॉमसन मॉडल की बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने हमसे ये कहा एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो एक पॉजिटिव नेचर से चार्ज किया स्फीयर है जिसको हम एटम बोल रहे हैं, और जो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा एम्डेड बिटवीन, तो कहीं ना कहीं बीच में नेगेटिव चार्ज फिक्स होगा। तो ये किसने हमें बताया? ये हमें बताया थॉमसन। तो थॉमसन ने क्या कहा? भैया ये एक एटम है, पूरा के पूरा पॉजिटिव नेचर से चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज है वो बीच बीच में कहीं कहीं पर फिक्स है। तो ये मॉडल हमें किसने प्रपोज किया? ये मॉडल हमें प्रपोज किया जे थॉमसन। फाइनली इन्होंने वही बात बोली, क्या एटम तो होगा न्यूट्रल, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये मॉडल हमें किसने दिया? थॉमसन। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रही, ये हमें सबको पता चल गया। क्या प्रॉब्लम रही? हमें पता है कि
जो एटम होता है उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कहीं होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह आते हैं उसमें। तो दूसरे साइंटिस्ट कौन है? जे थॉमसन। तो पहले थे डाल्टन, जो कुछ उन्होंने सही कहा वो क्या था कि सबसे छोटा पार्ट होगा एटम और उसे सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उस पर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज या आवेश नहीं होगा। दूसरे आए हमारे पास थॉमसन। थॉमसन ने हमसे ये कहा कि भैया जो एटम होगा वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा और बीच बीच में कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज फिक्स होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, है ना। अब तीसरे जो पर्सन आए वो थे रदरफोर्ड। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रदरफोर्ड ने हमें काफी कुछ सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई, है ना। तीसरे हमारे पास कौन आ रहे हैं? रदर। अब रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट रहा, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद उनके कंक्लूजन की बात करते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे एक बॉक्स लिया, यहां पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, मतलब एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा जहां से अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूअसली निकल रहे, है ना। इसके आगे इन्होंने एक लेड की स्क्रीन रखी, जो अल्फा पार्टिकल निकले वो किस फॉर्म में निकले? यहां से बीम के फॉर्म में, एक रेस के फॉर्म में। ये अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो इतना स्टार्टिंग का इन्होंने अरेंजमेंट हमें बताया। क्या करा उन्होंने? एक मटेरियल लिया जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था, है ना, वहां से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकले, उन्हें एक बीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक लेड स्क्रीन लगा दिया इन्होंने, अब ये अल्फा पार्टिकल आगे गए। तो ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का ये कह रहा था कि भैया इन्होंने लिया गोल्ड फॉइल, यहां पर पतली सी सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल। अब जब ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पर टकराए तो कुछ ये घटनाएं घटी। तो यहां पर आप देख रहे हो कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ और कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ। ठीक है, फिर इस अरेंजमेंट में एक और चीज किया इन्होंने एक ऐसा फिक्स्ड अरेंजमेंट लिया जो घूम सकता है ना। और ये एक प्लेट थी जिंक सल्फाइड। इसने क्या किया, जब भी इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे तो वो एक इल्यूमिनेशन क्रिएट कर रहे थे, लाइट क्रिएट कर रहे थे, है ना। अब और यहां कहीं माइक्रोस्कोप लगा दिया। माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं भैया जो हमें दिखाई दे रहा है कि कहां पर इल्यूमिनेशन ज्यादा है। तो इस अरेंजमेंट में बच्चों आप देखोगे, हम समझते हैं धीरे धीरे करके सारी बातें समझते हैं, है ना। हुआ ये कि जो अल्फा पार्टिकल थे जो यहां से गोल्ड फॉइल की तरफ गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए बिना किसी डेविएशन के। सो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां पर निकल सीधी लाइन, है। कुछ अल्फा पार्टिकल या कुछ से थोड़े से ज्यादा अल्फा पार्टिकल हम बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सम अल्फा पार्टिकल्स और वन अल्फा पार्टिकल approx from 10,000 अल्फा पार्टिकल, है ना।
तो जो आप यहाँ पर देखोगे कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं कि जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने देखा सबसे ज्यादा इल्यूमिनेशन कहाँ पर दिखाई दिया हमें, सामने। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए, मतलब कोई भी सिल्वर गोल्ड फॉइल से नहीं टकरा। ये क्या था हमारे पास, गोल्ड फॉइल, है ना। तो कोई भी गोल्ड फॉइल से नहीं टकराया। फिर हमने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो थोड़ा सा ज्यादा एंगल फॉर्म कर रहे थे, मतलब इस वाली लाइन से थीटा जो मैंने लिखा हुआ है, वहां पर कुछ अल्फा पार्टिकल थे। हो सकता है लगभग 10,000 अल्फा पार्टिकल, अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो वहां पर 100, 150, 200 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, तो कुछ एंगल पर वो डेविएट हुए। और लगभग 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते पर गया टकरा के वापस लौट कर। क्लियर है। तो ये रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसने ये प्रूफ किया, है ना। हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं तो समझ में आ गया कहां पर अल्फा पार्टिकल ज्यादा, कहां पर मॉडरेट क्वांटिटी में, कहां पर बहुत लेस क्वांटिटी में, और कहां पर बिल्कुल एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट कर गया 10,000 में, है ना। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 10,000 ही भेजा होगा उन्होंने, है ना। छोटी सी क्वांटिटी भी ले, वहां पर करोड़ों अल्फा पार्टिकल होंगे जो जा रहे होंगे आगे की तरफ, उनमें से काउंट किया गया है, अप्रोक्सीमेशन बताया गया कि 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट कर आया, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पर, तो अब ये हुआ, हम इसके कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। तो फाइनली रदरफोर्ड अपने कंक्लूजन पर पहुंचे। पहला कंक्लूजन इन्होंने दिया, होल एटम कंप्लीटली हॉलो, मतलब जो पूरा का पूरा एटम है वो कंप्लीटली हॉलो है, कुछ हिस्से को छोड़कर, मतलब अप्रोक्सीमेटली पूरी तरह से वो खाली है ना। दूसरा, होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज concentrated at the center of atom। तो एटम के सेंटर पर सारा के सारा मास, सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेट। अब ये कैसे पता चला, तो ये ऐसे पता चला बच्चों कि आप खुद देख रहे हो कि लगभग 10,000 में से लगभग 900 अल्फा पार्टिकल निकल गए सीधे बिना किसी डेविएशन के। इसका मतलब तो सारी जगह खाली है ना जहां से ये लोग जा रहे हैं। मान लो किसी गेट में से हम निकल रहे हैं, मैं अगर अकेला इजीली निकल पाऊंगा, मेरे साथ 4 लोग और जा रहे हैं, तो हम लोग फंस जाएंगे ना वहां पे। तो फिर क्या होगा, अगर उस गेट को बड़ा कर दें और ज्यादा, चारों इजीली निकल जाएंगे। ऐसे ही हुआ, ये एटम पूरी तरह से क्या था, खाली था। लगभग सारे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए बिना किसी डेविएशन। कुछ डेविएशन हुए और एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस लौट कर आया। उसने ये फिक्स किया कि भैया मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर जा रहा हूं, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर जा रहा हूं और अचानक से सामने मुझे भी पॉजिटिव चार्ज मिल गया। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे रिपल कर दिया और मैं वापस आ गया। तो इसका मतलब ये है कि उस पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, उसके सेंटर पर। ये लाइन यही कह रही है। क्लियर हो रही है बात। तो पहला पॉइंट क्या था, होल एटम कंप्लीटली हॉलो और होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ना, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें, बट हमारे काम की ये 3 चीजें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो अब हम यहां पर देखेंगे बच्चों, हमने ये समझा कि सारा के सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, सेंटर पे, जिसे क्या बोला गया, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे जो नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे थे। तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज किसके पास, न्यूक्लियस के पास। दोनों क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करके पूरे एटम को क्या बना दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों ये तीसरी कहानी थी रदरफोर्ड की।
तो रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि यार अगर हम अल्फा पार्टिकल को टक्कर मारते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब जिस एटम में से होकर वो जा रहे हैं वो एटम पूरा के पूरा खाली है। ठीक है, अब इसको जनरली बुक वाले एक एग्जांपल से समझाते हैं कि यार अगर आप एक फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर एटम के साइज को मान लिया कि एटम का साइज फुटबॉल के स्टेडियम के साइज के बराबर है, तो वहां पर अगर एक टेनिस बॉल को रखा जाए तो वो न्यूक्लियस के साइज के बराबर होगा। तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो और आगे हम पढ़ेंगे भी कि यार एटम का साइज कितना होता है। एटम का साइज अप्रोक्सीमेटली होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूक्लियस 1 लाख गुना छोटा है, एटम 1 लाख गुना बड़ा है। तो ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब तो ये कि न्यूक्लियस होना नहीं होना बात बराबर है, पूरा एटम क्या है? पूरी तरह से खाली। तो बच्चों आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि रदरफोर्ड ने क्या समझाया हमें, है ना। अब यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख रहे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हो, न्यूमेरिकल बेस्ड हो। क्लियर है? चलो उनकी बात करते हैं, पॉज करके आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो उन 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से पहला फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। जैसे अभी हमने यहाँ थीटा एंगल देखा था, जैसे जैसे वो थीटा बढ़ता जा रहा था, एक पार्टिकल लौट कर वापस गया। पहले तो हजारों पार्टिकल सीधे जा रहे थे, लौट कर एक ही गया। मतलब एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग कम होती जा रही है। बस यही हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास यहां पर पहला फॉर्मूला आ रहा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण। ठीक है बच्चों, चलिए इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या है? n थीटा इज प्रोपोर्शनल टू cosec 4 थीटा बाय 2। दैट्स इट। बस यहां पर थीटा अभी हमने देखा, थीटा क्या है? जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो, और जो कुछ एक अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए उनके बीच का एंगल। तो ये एंगल अगर कम होगा तो नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ज्यादा होगा। ये एंगल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल का काउंटिंग कम होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं तो जो इसके लिए ग्राफ ये बनेगा। इस तरह का कोई ग्राफ आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर ये जो चीज बता रही है वो एंगल को फॉर्म करती है, एविएशन, और ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है 0 डिग्री, अब आप खुद देखो यहाँ एंगल 0 रख दो, कोसेक 0, कोसेक 0 कितना होता है? साइन 0 होता है 0, कोसेक 0 हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब कुल मिला के जितने अल्फा पार्टिकल आपने भेजे लगभग सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। क्लियर है? फिर हमने मान लो एक कोई एंगल मान लिया, मैंने मान लिया 90, 90 के बाद फिर कोई एक एंगल मान लिया मैंने 180। अब मैंने 90 डिग्री यहाँ पर रखा तो 90/2 कितना हो जाएगा? 45। कोसेक 45 कितना हो जाएगा? √2। √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 4। तो लगभग 4 पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए होंगे। मतलब वो ऐसे सीधे जा रहे थे, ऐसे जिनका डिफ्लेक्शन हुआ इस डायरेक्शन में, ऐसे कितने पार्टिकल थे? 10,000 में से 4 अल्फा पार्टिकल। यहाँ ध्यान देंगे प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है। अगर हमें एक्चुअल काउंटिंग फाइंड करनी है तो प्रोपोर्शन का साइन हटा के एक कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू रख के हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वो हमारा अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम इतनी पार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें ये कहानी पता चली। अगर मैं 180 डिग्री का एंगल ले लूं तो अगर मैं यहाँ 180 रखूं, 180/2 कितना हो जाएगा? 90। कोसेक 90 होगा 1 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 1। तो लगभग 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो 180 डिग्री पर वापस लौट कर आएगा।
आई होप कि पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा फॉर्मूला था कि स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग एंगल के साथ किस तरह से वेरी करती है। क्लियर है? पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। हम अगले फॉर्मूले पर आ रहे हैं। ओके, दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, हाँ जी, तो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास निकटतम दूरी, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, हिंदी में इसको निकटतम दूरी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको क्लोजेस्ट अप्रोच बोला जाता है। क्लोजेस्ट अप्रोच की अगर बात करूं मैं, जैसे हिंदी में निकटतम दूरी है ना, आर नॉट से रिप्रेजेंट जनरली बुक वाले करते हैं, तो मैंने भी कर दिया है, इसको निकाल। ठीक है, इसमें हम थोड़े बेसिक से फिजिक्स की कैलकुलेशन समझेंगे, अगर दिमाग में बैठ जाए ठीक है, नहीं तो हम उसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो हम मान लो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये वो न्यूक्लियस है, इस पर है चार्ज Ze। अब न्यूक्लियस है तो किसी भी एटम का हो सकता है, तो मैंने इस पर चार्ज क्या लिया Ze। नौ यहां पर कोई एक अल्फा पार्टिकल है, कौन है? अल्फा, क्योंकि जनरली हम क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कौन सा चल रहा है? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला। तो हम किसको लेकर चल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल। तो एक अल्फा पार्टिकल है जिसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऐसी डिस्टेंस तक लेकर आया जा रहा है जहां पर जाकर वो रुक जा रहा है। अच्छा, क्यों रुक जा रहा है? यहाँ पर इसके पास कोई एनर्जी थी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे गया, इस पर चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। न्यूक्लियस पर चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, इट मींस जैसे जैसे ये आगे पहुंचेगा इसका स्पीड कम होगा कम होगा कम होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। तो जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, मैं ये बोल सकता हूं कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इसके थ्रू लगाई गई पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? यहां पर ये चार्ज है। अच्छा चलो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ में आई, हमें ये तो पता है ना पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय पोटेंशियल क्या होता है ना? बस हम वही कंसेप्ट लगाने, देखते जाते हैं। देखो, हमने देखा कि यार जब ये यहां पर था तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी, और वो कोई काइनेटिक एनर्जी जो थी वो मैंने मान लिया हाफ mv²। ये मान सकता हूं या फिर मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालना ले सकता हूं। अब जब ये पॉइंट इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर आ गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें? वी नो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल इनटू चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होती है। वो आप सभी लोगों को पता है, इसको हिंदी में विभव और आवेश बोला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ, स्थितिज ऊर्जा निकाल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है? विभव और चार्ज का गुणा कर देना है। क्लियर है? अब विभव किसका? तो किसने रोका? न्यूक्लियस ने, यानी कि नाभिक ने, है ना? इस न्यूक्लियस ने इसको यहाँ पर रोक दिया, तो इसका विभव, इसका पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। V = 1/4 πε0। चार्ज, क्या चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर? Ze अपॉन जितनी डिस्टेंस पर रोका है। मान लो ये इसका सेंटर है और ये वाली डिस्टेंस है r0। कितनी डिस्टेंस है ये? r0। तो कितनी डिस्टेंस पर रोका? r0 डिस्टेंस पर। आई होप कि ये चीज सभी को क्लियर हो गई होगी। अब ये वैल्यू मैंने यहां पहुंचा दी पोटेंशियल की जगह। तो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल 1/4 πε0 Ze अपॉन r0 इनटू चार्ज। चार्ज कितना और किसका? इसके चार्ज से तो हमने पोटेंशियल ले लिया। किसको रोका इसने? उस अल्फा पार्टिकल को रोका ना। अल्फा पार्टिकल पर क्या चार्ज है? अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है 2। क्लियर है? इतनी बात सभी को क्लियर? नाउ अभी इस r0 को मैं ऊपर पहुंचा दूं तो r0 इज इक्विवेलेंट टू 1, सॉरी एक स्टेप में यहां पर भूल गया हूं, मैं उसको लिख देता हूं। चलो, ये क्या आ गया हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या था हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। एंड वी नो दैट कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां से आई?
इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट होके पोटेंशियल एनर्जी बनी। क्लियर है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये मैं लिख सकता हूं यहां पर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैं वो भी लिख सकता हूं या मैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का इंटू करूंगा तो 2ze² अपॉन आर नॉट। क्लियर? अब आर नॉट को ऊपर लेकर आया विच इज द क्लोजेस्ट अप्रोच एंड द फॉर्मूला ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² अपॉन या तो हाफ एम वी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया है ना? और एक फॉर्मूला मैं ये भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। सॉरी, फॉर्मूला बदलना है ना, मुझे भूल गया मैं बदलना है ना। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब मुद्दा पता है एक उठता है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा पूछा जाता है। अभी कौन सा पार्टिकल आगे बढ़ रहा था? अल्फा, जिसको रोका न्यूक्लियस ने। आप पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, उसके बाद मेरी कहानी भी सुन सकते हैं। हाँ, तो ये कि यहाँ एक अल्फा पार्टिकल था, है? इस अल्फा पार्टिकल को किसने रोका? न्यूक्लियस ने। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार अल्फा पार्टिकल की जगह मान लो प्रोटॉन होता, तो क्या क्लोजेस्ट अप्रोच में कोई फर्क पड़ता, कोई चेंज आता? सोचो, पॉज करके सोचो। तो अगर अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन होता तो मैं पता है क्या करता? मैं ये करता। अच्छा, इतना पॉज करके आप लोग प्रोटॉन कर लो, फिर बता दो। चलो लिख लिया? ओके, नाउ ये सब तो मेंशन कर लिया, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखना बच्चों, ध्यान से समझना इसको। अगर मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तो क्या मैं क्लोजेस्ट अप्रोच को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² अपॉन qv। अरे यही पोटेंशियल इनटू चार्ज, मैंने नहीं लिखा वो फॉर्मूला, है ना? मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल होती है। कुछ देर पहले ये हमारा डिस्कशन हुआ था ना। कहाँ गई काइनेटिक एनर्जी? ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल इनटू चार्ज के। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने क्यू भी लिख दिया। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया वापस वैसे ही पुराने वाले फॉर्मूले, मतलब 2e अल्फा पार्टिकल का चार्ज और z ही न्यूक्लियस का चार्ज है। अब मैंने ये कहा कि यार प्रोटॉन की जगह कौन आ गया? प्रोटॉन की जगह, सॉरी अल्फा पार्टिकल की जगह कौन आ गया? प्रोटॉन। तो देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से, ये प्रोटॉन का चार्ज है और ये भी प्रोटॉन का चार्ज है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोटॉन की, सॉरी अल्फा पार्टिकल की, है ना? जो अब प्रोटॉन हो गया, तो ये प्रोटॉन का ही चार्ज है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब फाइनली फॉर्मूले को आप देखो, क्या कहीं से कहीं तक किसी भी पार्टिकल के चार्ज की बात हो रही है इस फॉर्मूले में? तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि आप अल्फा पार्टिकल लो, आप प्रोटॉन लो, आप इलेक्ट्रॉन लो, आप न्यूट्रॉन लो, आप जो भी लेना चाह रहे हो आप बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल अगर चेंज नहीं हुआ है, यानी कि न्यूक्लियस चेंज नहीं हुआ है, तो कहानी नहीं बदलेगी। समझ में आ गई बात? तो किसी भी पार्टिकल को लेने से क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं बदलती है। क्लोजेस्ट अप्रोच ये तय करती है कि भैया जो न्यूक्लियस का साइज है वो कितना रहेगा? 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? तो निकटतम दूरी की कहानी सारे बच्चों को समझ में आ गई, है ना? चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो भी बच्चा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, JEE नीट, जो भी स्टूडेंट इसको देखना चाह रहा है या देख रहा है या आगे देखेगा, है ना, पहले इसके पहले जो वीडियोस हैं वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग। अभी मैं उन सबको क्लब करके बना रहा हूँ, हालांकि इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, सिर्फ दो चीज़ें हैं ऐड करनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो दोनों ही बच्चों के लिए ये कंफर्टेबल वीडियो रहेगा, है ना? तो कोई इशू नहीं है।
है ना। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इसको देख सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी देख सकता है, और अपने दोस्तों को भी आप आगे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि धीरे 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 करके मैं इन सारे वीडियोस में बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला हूँ। आप ये मान के चलो कि अगले कुछ समय में पूरा फिजिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। क्लियर है। और इसके अलावा बहुत सारे नोट्स जो फिजिक्स से रिलेटेड है, इन फ्यूचर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से भी रिलेटेड जो रहेंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सपोर्ट करें, आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जितने लोगों के पास पहुंचा सके उतना आप लोगों के लिए भी अच्छा है और उन लोगों के लिए भी हेल्प हो जाए। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, है ना, क्योंकि मेरा काम है, जनरली क्लासेस लेता हूँ, मतलब फिजिकली क्लासेस लेता हूँ। तो अभी ये सारी कहानी मैंने स्टार्ट की, तो आप लोग भरपूर आनंद लें, पढ़ें, और जो जैसा इन फ्यूचर आपको चाहिए आप आपके सजेशन भी देते रहें मुझे। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मिलें आपको। PYQ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे, आपको वन शॉट वीडियोस मिलेंगे, आपको रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर मिलेंगी। अब यार एक बंदा हूँ, अकेला बंदा हूँ, धीरे 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 करके ये सारी चीज़ें मैं कर। चलिए वापस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसमें तीसरे फॉर्मूले पर आते हैं, और ये आज के वीडियो का लास्ट फॉर्मूला होगा, है ना। तो तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है उसे इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर, और हिंदी में इसको बोला जाता है संघट्ट प्राचल। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो जब हम इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करते हैं तो करते हैं इसकी बात, चलिए करते हैं, है ना। इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे हिंदी में संघट्ट प्राचल कहा जा रहा है, और बी से बुक वाले डिनोट करते हैं, तो मैंने भी कर दिया। चलिए, तो अब ये होता क्या है पहले तो हम इसको समझते हैं, और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूले की बात करें। ठीक है, तो अगर मैं कहूं यार ये न्यूक्लियस है ना, जिस पर चार्ज है Ze, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। सबको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिव ही होता है, नई बात नहीं बता रहा मैं, है ना। अब होगा क्या कि यार एक अल्फा पार्टिकल आया भूला भटका, किस डायरेक्शन में? इसके एक्सिस की डायरेक्शन। अब एक्सिस क्या? जो इसके सेंटर से पास आउट हो रहा है, इस डायरेक्शन में आया। जब वो इस डायरेक्शन में आया तो उस पर लगा एक फोर्स रिपल्शन, और उसने वापस धकेल दिया इसको पीछे इसी डायरेक्शन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। अगर कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने ही आ जाएगा, तो न्यूक्लियस उसको रिपल करेगा और वो वापस लौट जाएगा। ये 10,000 में से वो एक जो अल्फा पार्टिकल था ये वो वाला है ना। मान लो कोई अल्फा पार्टिकल इस एक्सिस की डायरेक्शन में ना आकर इससे थोड़ा सा दूर से, जब ये जाएगा तो इस तरह से डेविएट हो जाएगा। सॉरी, बहुत गलत बताया मैंने, इस तरीके से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हटा दो दिमाग से हटा दो, ये कुछ नहीं बताया है ना। ये इस तरीके से जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ मान लो थोड़ा सा कोई एक और अल्फा पार्टिकल है, थोड़ा और दूर से जा रहा है, तो अब ये इस तरीके से चला जाएगा। कोई एक अल्फा पार्टिकल बेचारा और दूर से जा रहा है, अब ये बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो 4 लाइंस मैंने आपको बताई। क्लियर हो रहा है सबको? अब हम लिखते हैं, क्या लिखें? इम्पैक्ट पैरामीटर और संघट्ट प्राचल इज द डिस्टेंस between axis of nucleus and the direction of alpha particle.
अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो, और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को हम इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया। एक्सिस यानी कि न्यूक्लियस के अक्ष और जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इनके बीच की दूरी को इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाएगा। अब अगर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है, जो कि इस लाइन के लिए थी, तो इंपैक्ट पैरामीटर 180 डिग्री होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर इनके बीच की दूरी अब 0 से थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती है, तो इंपैक्ट पैरामीटर कम होता जाता है, मतलब सॉरी एंगल कम होता जाता है ना। पहले एंगल 180 था, फिर एंगल हो सकता है 150, 135, 120 हो गया, फिर एंगल यहाँ पर आप देख रहे हो तो 60, 70, 80 कुछ हो गया, फिर एंगल देख रहे हो तो 0 हो गया, सीधा पार्टिकल। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा तो थीटा ज्यादा होगा, इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा। अब सर इसके बीच का रिलेशन है क्या, वो तो बता दो। तो इंपैक्ट पैरामीटर बराबर बाकी पूरा फॉर्मूला निकटतम दूरी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² अपॉन, अब इसमें 2 नहीं आता है ना, ठीक है, 2ze² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, एक नई चीज के साथ। वो नई चीज है cot θ/2। अब इसको भूल जाओ यार, इसको भूल जाओ। अब तो ये इंपैक्ट पैरामीटर और थीटा के बीच में रिलेशन ये है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 हुआ तो ये 0 हो गया 0। कॉट में 0 वैल्यू 90 की होती है कि नहीं होती? 90 × 2 कितना हो जाएगा, 180। थीटा कितना आ गया, 180। क्लियर हो रही है बात सभी को? तो आई होप कि इस वीडियो में जो आपको सारी चीजें बताई वो दिमाग में बैठ चुकी हैं। अब हम इस चैप्टर के फॉर्मूलेज की बात करें, जो कि अगले लेक्चर, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इस चैप्टर में 3 साइंटिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, थोड़े से, डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड। अब मेन कैरेक्टर की, ये भी मेन कैरेक्टर थे, बुरा मत मान जाना यार कोई इनके अगर सपोर्टर हो तो, ये भी अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे, मतलब थे बेचारे। अब इसके बाद ऐसे पर्सन आते हैं, वो कौन है? नील्स बोर, जिन्होंने बहुत सारे करेक्शन किए और आज की सारी कहानी हम उनके हिसाब से देखते हैं। तो ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल।